हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन में है टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास m आर केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग कांस्टेंट k. अ कांस्टेंट फोर्स F starts acting on left body at t is equal to 0. Assume initial position of left body as origin. मान लेते हैं कि ये m1 जो है origin पे है, दोनों का मास सेम है. फिर आपसे पूछा है कि फाइंड पोजीशन ऑफ लेफ्ट बॉडी एज फंक्शन ऑफ टाइम. फिर पूछा है कि फाइंड टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग एज फंक्शन ऑफ टाइम. इनिशियली बोथ द बॉडीज आर एट रेस्ट एंड द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेस्ड. दूसरा क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड मिलता जुलता है. Mass m1 is moving with velocity v on a smooth horizontal surface and hits m2 with inelastic impact, that is E is equal to 0 at time t is equal to 0. All bodies have equal mass. Find maximum kinetic energy of m3, minimum kinetic energy of m2. When does m1 leave m2? ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. देखिए यहाँ पर परफेक्टली इनइलास्टिक इम्पैक्ट हो रहा है, फिर भी ये जो m1 है वो m2 को छोड़ देता है, इसका साथ छोड़ता है. क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इसका साथ वो कब छोड़ता है. फिर है कि मैक्सिमम कॉम्प्रेशन ऑफ स्प्रिंग क्या होगा. फिर पूछा है कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ m1 क्या होगा. अब हम लोग इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. पहले क्वेश्चन में दो मास आपको दे रखा है और ये F फोर्स इस पर लगा है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है. एक तरीका तो रूटीन मैथमेटिकल तरीका हो सकता है कि आप दोनों मासेज के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए और न्यूटन सेकेंड लॉ लिखिए, यानी कि हम लोग m1 इंटू x1 डबल डॉट कर सकते हैं जो भी नेट फोर्स यहाँ पे लग रहा है. तो हम लोग लिख सकते हैं कि F माइनस स्प्रिंग फोर्स Fs. उसी तरह हम लोग दूसरे केस में लिख सकते हैं कि m2 इंटू x2 डबल डॉट इज इक्वल टू कुछ स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा प्लस Fs या कुछ होगा. लेकिन इस मेथड से सॉल्व करने से ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. वो इसलिए होगा कि जो स्प्रिंग फोर्स Fs है वो x1 और x2 पे डिपेंड करता है. स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? स्प्रिंग फोर्स होता है माइनस k टाइम्स डेल्टा x. तो जो डेल्टा x है वो x2 माइनस x1 के टर्म्स में होगा. यानी कि दो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा ना, ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है. m1 x1 डबल डॉट क्या हुआ? x1 डबल डॉट का मतलब हुआ कि पोजीशन को आपने दो बार डिफरेंशिएट किया. एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, दूसरी बार डिफरेंशिएट करेगा तो एक्सेलरेशन मिलेगा. और यहाँ पर m1 और m2 दोनों सेम है, दोनों की वैल्यू m के बराबर है. लेकिन फिर भी ये जो इक्वेशन है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वैसे सॉल्व करने जाएंगे तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और आपको फिजिक्स का फील नहीं आएगा. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अच्छा तरीका और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट और इंट्यूशन पे बेस्ड जो तरीका है वो है यूजिंग सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट. ये जो पूरा सिस्टम है इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या लग रहा है? सिर्फ ये F लग रहा है. तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा? बहुत आसान है. एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा F/2m. तो अब हम लोग क्या करते हैं कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले जाते हैं और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है F/2m, यानी कि सेंटर ऑफ मास के पास एक वेलोसिटी भी आ जाएगी F/2mt. तो अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाएंगे तो वो एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट कर रहा है. और अगर आप ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं तो जो सेंटर ऑफ मास है वो स्टेशनरी भी नहीं है, वो मूव कर रहा है. ना सिर्फ मूव कर रहा है बल्कि एक्सेलरेट भी कर रहा है. लेकिन फिर भी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाने से मेरा बहुत फायदा होगा. देखिए क्या फायदा होगा. सेंटर ऑफ मास फ्रेम कैसा होगा? मान लीजिए कि ये एक ट्रक है और ये ट्रक जो है वो F/2mt वेलोसिटी से जा रहा है, यानी कि इस ट्रक में एक्सेलरेशन भी हो रहा है. तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास. लेकिन इस फ्रेम में फ़ायदा ये होगा कि अगर आप इस फ्रेम में दोनों मास को और स्प्रिंग को रख देते हैं तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन इन इट्स ओन फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? वो तो फिक्स होगा. कोई भी पॉइंट हो, भले वो सेंटर ऑफ मास हो या नहीं हो, अपने ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसका तो पोजीशन फिक्स रहता है ना. मान लीजिए कि आपकी अपनी बॉडी है, आप बिल्कुल 10,000 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ते जा रहे हैं. लेकिन अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपकी बॉडी में फिक्स है तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपका पोजीशन तो फिक्स है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपकी वेलोसिटी तो जीरो है. तो ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी पॉइंट हो, अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसी पॉइंट से अटैच्ड है तो उस पॉइंट का पोजीशन फिक्स हो जाता है.
उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। यानी कि अब मैं सारा कैलकुलेशन सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में करता हूं। उस फ्रेम से फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये जो सेंटर ऑफ मास है ना, ये बिल्कुल फिक्स रहेगा। कोई भी पॉइंट हो, भले वो सेंटर ऑफ मास हो या नहीं हो, अगर किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आपने उसी पॉइंट के साथ अटैच कर दिया है तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उस पॉइंट का तो पोजीशन फिक्स होगा। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में? जो सेंटर ऑफ मास के साथ अटैच्ड है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन फिक्स है। यानी कि आप कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है जो इस स्प्रिंग के बीच में होगा, क्योंकि दोनों मास जो है क्या है, m और m है, इक्वल मासेज हैं, तो सेंटर ऑफ मास स्प्रिंग के बीचों बीच कहीं होगा और ये वाला पॉइंट बिल्कुल फिक्स होगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आपने यहाँ पर बीच में कोई कील ठोक दी है, यहाँ पर है ना, कील ठोक दिया कि ये जो स्प्रिंग है उसका सेंटर पॉइंट तो फिक्स रहेगा। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो आपको इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काम करने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ेगी। वो क्या होता है? सूडो फोर्स। तो आपने F/2 और F/2 सूडो फोर्स लगा दिया है। अब आप कहेंगे कि आपने F/2 क्यों लगाया? क्योंकि एक्सेलरेशन देखिए क्या है, F/2m है, तो किसी भी मास m पर सूडो फोर्स क्या हो जाएगा? m × a होता है, तो ये हो जाएगा m × F/2m। तो जो सूडो फोर्स है वो क्या हो जाएगा? F/2। तो दोनों मासेज पे F/2 और F/2 सूडो फोर्स एक्ट करेगा लेफ्ट डायरेक्शन में। हम लोग सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप ऐसे मान सकते हैं कि मान लीजिए कि एक ट्रक है, उस ट्रक पे अब ये दो मास और स्प्रिंग रखा हुआ है और जो भी अब भरतनाट्यम या डांस वांस होगा, डांस बेसिकली क्या होगा, ये तो अब SHM मोशन होने वाला है, मैं बता दूंगा कि कैसे होगा। तो इस सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टर्म्स में अगर हम लोग मोशन को एनालाइज करें तो ये जो सेंटर ऑफ मास है इसका पोजीशन फिक्स होगा। ये पोजीशन फिक्स है, यानी कि आप कह सकते हैं कि आपने स्प्रिंग के बीचों बीच एक कील ठोक दी और स्प्रिंग के दोनों साइड में इक्वल मासेज m और m है और इस स्प्रिंग पे कितना फोर्स लग रहा है? ये F है टुवर्ड्स राइट और ये है F/2 टुवर्ड्स लेफ्ट। यानी कि नेट फोर्स कितना हो गया? नेट फोर्स हो गया टुवर्ड्स राइट और कितना हुआ? F/2। और इस पे कितना फोर्स हुआ? F/2 टुवर्ड्स लेफ्ट। तो देखिए अब कितना सिंपल केस हो गया ना। अगर आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम से एनालाइज कर रहे हैं, आपके पास एक स्प्रिंग है, दो इक्वल मासेज हैं और स्प्रिंग ऐसा है कि उसका ये सेंट्रल पॉइंट फिक्स है क्योंकि सेंटर ऑफ मास को फिक्स होना है और दोनों साइड से आप F/2 फोर्स से इसको कंप्रेस कर रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कैसा मोशन होगा? SHM होगा। मैं दिखाता हूं कि कैसे वो SHM होगा। अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देखिए क्या होगा। ये जो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास जहां पर सिचुएटेड है वो तो फिक्स हो गया, यानी कि ये स्प्रिंग फिक्स हो गया सेंटर में। स्प्रिंग फिक्स हो गया यानी कि स्प्रिंग की इफेक्टिवली लेंथ इस मास m को क्या आधी दिखेगी? आधी दिखेगी ना। तो स्प्रिंग की लेंथ अगर आधी हो गई तो स्प्रिंग कांस्टेंट हम लोग जानते हैं L के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब इस मास m को ये जो स्प्रिंग है वो अब कितने का दिखेगा? 2 के स्प्रिंग कांस्टेंट का दिखेगा और इस पर ये F/2 फोर्स इधर से लग रहा है। तो ये जो सिनेरियो है, ये सिनेरियो आपको क्या बता रहा है? ये तो बिल्कुल एक रूटीन जो SHM होता है कि आपने एक वॉल लिया है, उस वॉल से एक स्प्रिंग को बांधा है और स्प्रिंग से एक मास अटैच्ड है, स्प्रिंग कांस्टेंट 2K है और ये मास अगर m है तो ये मोशन कैसा होगा? मोशन ऑब्वियसली SHM होगा और उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? ω √2K/m। ये सेंटर ऑफ मास जो है वो इस स्पीड से F/2mt स्पीड से आगे बढ़ रहा है और ये स्पीड देखिए टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। यानी कि ये जो सेंटर ऑफ मास वाला फ्रेम है वो ऑब्वियसली क्या है? एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, इसलिए हमने F/2 और F/2 सूडो फोर्स लगा दिया। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या हुआ कि ये सेंटर ऑफ मास बिल्कुल फिक्स है, यानी कि हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे एक दीवार है और उस दीवार के बाद इधर एक स्प्रिंग है। ये जो स्प्रिंग है अब उसका नेचुरल लेंथ आधा हो गया, यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो गया। तो 2K स्प्रिंग कांस्टेंट, इधर है मास m, तो जो SHM होगा उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ω √2K/m। अब ये तो इस SHM का फ्रीक्वेंसी हो गया। इस SHM का एम्पलीट्यूड क्या होगा वो कैसे फाइंड किया जाए? ये जो मास m है उस पर फोर्स लग रहा है F/2। तो ये F/2 फोर्स क्या करेगा? इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। कितना कंप्रेस होने के बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा? मान लीजिए कि यहाँ से कंप्रेस होना स्टार्ट हुआ, Δx मान लेते हैं कि कंप्रेस होने के बाद इक्विलिब्रियम आ जाता है SHM का। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि उस जगह पर नेट फोर्स 0 हो गया, यानी कि F/2 = K। K यहाँ पर क्या है? 2K, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट 2K हो गया। 2K × Δx
दिस इम्प्लाइज डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी F/4K। इस F/2 फोर्स के कारण स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगा, स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगा तो स्प्रिंग भी इधर से स्प्रिंग फोर्स लगाएगा। तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है जहाँ पर नेट फोर्स जीरो होता है, जिसको हम लोग मीन पोजीशन ऑफ SHM कहते हैं, वहाँ पर नेट फोर्स जीरो होना है, यानी कि F/2 दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2K इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी F/4K, यानी कि एक एक्सट्रीम पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ F/4K, यानी कि ये जो SHM हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा F/4K। एम्पलीट्यूड फाइंड हो गया, ओमेगा फाइंड हो गया, तो वेलोसिटी तो निकाल ही सकते हैं ना। और इस पॉइंट के बाद भी ये मास मूव करता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इस मास के पास वेलोसिटी है, मोमेंटम है, तो उस मोमेंटम के कारण ये और डेल्टा एक्स डिस्टेंस यहाँ तक जाएगा। तो ये जो मास m है वो इन दोनों पोजीशंस के बीच में SHM करता रहेगा। और ये जो मास है टाइम t=0 पे कहाँ है, अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे है, एम्पलीट्यूड पे है। तो एम्पलीट्यूड पे वेलोसिटी तो जीरो होती है, इस पॉइंट पर तो वेलोसिटी जीरो होती है। तो वेलोसिटी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी इसको मैं प्राइम कर देता हूँ। प्राइम का मतलब ये होता है कि ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। तो v1 प्राइम क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू a sin ωt। बिल्कुल क्लियर है। आप इसको ऐसे ही लिखेंगे, साइन ही लिखेंगे, कॉस के टर्म्स में नहीं लिखेंगे, क्योंकि टाइम t=0 पे वेलोसिटी जीरो है। तो v1 प्राइम इज इक्वल टू a sin ωt हो गया। उसी तरह ये जो दूसरा मास है वो क्या करेगा, उसमें सब कुछ यही रहेगा, बस ये राइट टू लेफ्ट जा रहा है। यानी कि जो हम लोग v2 प्राइम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -a sin ωt। अब ये v1 प्राइम और v2 प्राइम क्या है, दोनों मासेस की वेलोसिटी है, लेकिन किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, इस ट्रक के रेफरेंस में है। और ये ट्रक भी जो है वो F/2mt वेलोसिटी से टुवर्ड्स राइट जा रहा है। तो अगर आप ग्राउंड से बैठ के देख रहे हैं टुकुर टुकुर, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो आपको इस फर्स्ट मास की और सेकेंड मास की नेट वेलोसिटी क्या दिखेगी, दिस F/2mt प्लस ये वाली कर दीजिए, तो आपको दोनों मासेस की ग्राउंड फ्रेम से वेलोसिटी मिल जाएगी। तो हम लोग v1t लिख सकते हैं F/2mt प्लस करना होगा a sin ωt, प्लस a की जगह लिख दीजिए F/4K sin ωt। तो v1t को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x1 विथ रिस्पेक्ट टू t। तो इसको जब इंटीग्रेट करिएगा dx1 दिस इज इक्वल टू, ये पूरे चीज़ को इंटीग्रेट कर दीजिए। अभी तो सिंपल कैलकुलस है, हर किसी को पता ही होगा कि अब इसमें क्या क्या खेल करना है। sin ωt dt एट टाइम t=0 पोजीशन 0 है, एट टाइम t=t पोजीशन मान लेते हैं कि xt है। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन मिल जाएगा। जब हम लोग सेकेंड पार्टिकल का वेलोसिटी लिखेंगे तो इसमें सब कुछ यही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। तो जो उसका पोजीशन हम लोग लिखने जाएंगे तो एग्जैक्टली सब कुछ सेम रहेगा, बस वहाँ पर ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि सेकेंड पार्टिकल के लिए टाइम t=0 पे उसका पोजीशन 0 नहीं लिख करके हम लोग क्या कर देंगे, मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस L0 है, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, तो यहाँ पर L0 कर देंगे। तो ये हमने वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल फाइंड कर लिया है। अब क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था कि फाइंड काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वो तो बहुत आसान है। आप क्या करिएगा, हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर कर दीजिए, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करिएगा। तो जब स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसमें आएगा +2ab का टर्म, इसमें आएगा -2ab का टर्म, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको जब सिंप्लीफाई करिएगा तो काइनेटिक एनर्जी की ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। आपको फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी में ये हो जाएगा हाफ k, यहाँ पर कर दीजिए x2 - x1 - L0, क्योंकि L0 नेचुरल लेंथ है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। और अभी हमने x2 और x1 जिस मेथड से बताया था फाइंड करने को, उस मेथड से फाइंड करिए और इसको भी सिंप्लीफाई करिएगा तो पोटेंशियल एनर्जी की ये वैल्यू आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द मासेज ये हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग ये हो गया। अब क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकता था कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम कॉम्प्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। मैक्सिमम कॉम्प्रेशन ऑफ द स्प्रिंग का मतलब है कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना हो सकता है। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या होगा, इस वाले टर्म में cos ωt को -1 होना पड़ेगा, और उसके इसमें क्या हो जाएगा 1 -1 करके यहाँ पे हो जाएगा 2 स्क्वायर हो जाएगा 4। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के केस में क्या हो जाएगा F² / 8K, तो इधर रहेगा ही, और इंटू ये हो जाएगा 2 स्क्वायर यानी कि 4।
और ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, हाफ इंटू के इंटू डेल्टा एक्स, जो भी मैक्सिमम कॉम्प्रेशन है उसका स्क्वायर। तो मैक्सिमम कॉम्प्रेशन ऑफ द स्प्रिंग डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ बाई के। अब इस चीज़ को आप दूसरे मेथड से भी फाइंड कर सकते थे, मैं बताता हूँ कैसे फाइंड कर सकते थे। हमने दिखाया था ना, जब ये एसएचएम हो रहा था तो ये बताया था कि यहाँ से एफ बाई टू फोर्स आ रहा है, तो एक एक्सट्रीम पोजीशन से कितने डिस्टेंस आने पे डेल्टा एक्स कितना होगा ताकि इक्विलिब्रियम पोजीशन ओ आ जाए। एक एक्सट्रीम पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन के बीच में कितना डिस्टेंस होता है उसको आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि एफ बाई टू इज इक्वल टू टू के इंटू डेल्टा एक्स। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नेट फोर्स जीरो होना है, तो ये एफ बाई टू फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, स्प्रिंग फोर्स। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, डेल्टा एक्स फाइंड किया था एफ बाई फोर के। तो ये डेल्टा एक्स क्या था, ये डेल्टा एक्स था कि एक मास के लिए एक एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन का डिस्टेंस। अब ये जो मास है इस मीन पोजीशन पे तो नहीं रुकेगा, इससे और उतना ही आगे भी जाएगा। ये जो मास है वो यहाँ से एसएचएम करना स्टार्ट हुआ, डेल्टा एक्स डिस्टेंस के बाद ये अपने मीन पोजीशन पे आया, तो और डेल्टा एक्स ये अंदर जाएगा अपने मोमेंटम से, यानी कि ये जो मास है वो स्प्रिंग को कितना कंप्रेस किया, 2 टाइम्स डेल्टा एक्स। उसी तरह इधर जो मास है वो भी 2 टाइम्स डेल्टा एक्स कंप्रेस करेगा, तो इधर भी 2 टाइम्स डेल्टा एक्स कंप्रेस हुआ, यहाँ भी 2 टाइम्स डेल्टा एक्स कंप्रेस हुआ, यानी कि ये जो स्प्रिंग है वो टोटल कितना कंप्रेस हुआ, 4 टाइम्स डेल्टा एक्स। तो 4 टाइम्स डेल्टा एक्स देखिए क्या हो जाएगा, एफ बाई के हो गया ना, 4 टाइम्स डेल्टा एक्स, यानी कि मैक्सिमम कॉम्प्रेशन ऑफ द स्प्रिंग क्या आ गया, एफ बाई के। तो इस चीज़ को आप 2 डिफरेंट तरीके से फाइंड कर सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू के केस में पोटेंशियल एनर्जी ये हो गया, दिस इज इक्वल टू हाफ के टाइम्स डेल्टा एक्स होल स्क्वायर। अब कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि सर आपने यहाँ पर के क्यों कर दिया, के इसलिए किया क्योंकि ये जो फॉर्मूला हमने पोटेंशियल एनर्जी का निकाला है ये सब तो अब ग्राउंड फ्रेम से निकाला है ना, x2 माइनस x1 ये सब कुछ ग्राउंड फ्रेम से है। ये भी जो फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का ये तो ग्राउंड फ्रेम में है, तो इसलिए मैक्सिमम कॉम्प्रेशन जो है वो एफ बाई के हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ये है, पोटेंशियल एनर्जी ये है, तो टोटल एनर्जी एट टाइम टी क्या हो जाएगा, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। तो जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा एफ स्क्वायर बाई 4m टी स्क्वायर, ये वाला टर्म तो रहेगा ही, प्लस जब इन दोनों को ऐड करिएगा ना इसको एफ स्क्वायर बाई 8 के साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और यहाँ है 1 माइनस कॉस ओमेगा टी होल स्क्वायर। इसको जब एक्सपैंड करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी मिलकर के 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 कॉस ओमेगा टी आएगा, यानी कि 2 को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा एफ स्क्वायर बाई 4 के, और अंदर में होगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। तो ये सब सिंपल कैलकुलेशन करिएगा तो यहाँ आ जाएगा एफ स्क्वायर बाई 4 के इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। तो ये हो गया टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट टाइम टी। अब खूबसूरती देखिए इस क्वेश्चन की कि ये किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाता है एफ फोर्स इंटू x1, क्योंकि सिस्टम में क्या एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स तो यही एफ है, और हम लोग जानते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट दिस इज इक्वल टू चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इनिशियल एनर्जी क्या था, 0 था, तो डेल्टा ई को हम लोग सीधे सीधे लिख देते हैं एनर्जी एट टाइम टी, और वर्क एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, एफ इंटू x1। तो आप एफ इंटू x1 करिए, x1 की वैल्यू मैंने ऊपर फाइंड की थी, या नहीं भी किया होगा तो आप v1 dt को इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो आपको x1 मिल जाएगा, और उस x1 में f से जब मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको f डॉट x1 एग्जैक्टली यही मिल जाएगा। तो देखिए एक क्वेश्चन को हमने 2-3 तरीके से घुमाकर वहीं पर पहुंच गए। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स इंटू x1, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो फर्स्ट बॉडी पे लग रहा है, और फर्स्ट बॉडी का डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम x1 है, तो एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क किया, f इंटू x1, और ये जो है f इंटू x1 इसके बराबर हो जाएगा। स्प्रिंग मास सिस्टम का सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसमें ये मास m जो है वो v वेलोसिटी से इसको इम्पैक्ट कर रहा है और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, यानी कि ये वाला जो मास है इसके साथ चिपक जाता है। जब ये चिपकेगा तो क्या होगा, ये m और ये m दोनों 2m मास थोड़ी देर के लिए बन जाएंगे, और ये जो 2m मास है इसकी क्या वेलोसिटी होगी, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या है mv, तो ये जो 2m मास है वो v/2 वेलोसिटी से मूव करेगा, और इनिशियली जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट इस m3 की वेलोसिटी 0 होगी। ध्यान रखिए जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट ये जो m3 है ना इसकी वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि इसमें वेलोसिटी आने के लिए कहीं से या तो इम्पल्सिव फोर्स आए या कोई फोर्स आए जिससे इसको एक्सेलरेशन मिले। तो अभी तो जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट तो कोई फोर्स इसको मिलेगा नहीं, क्योंकि स्प्रिंग तो अपने नेचुरल लेंथ में था, तो जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट
तो ये स्प्रिंग इस M3 पे कोई फोर्स लगाएगा नहीं। तो जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट ये जो M3 है वेलोसिटी 0 पे रहेगा और ये M2 और M1 जो दोनों एक दूसरे से चिपक गए हैं 2m मास के बन गए हैं, इनकी वेलोसिटी v/2 हो जाएगी यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट सिस्टम कुछ ऐसा दिखेगा, इसकी वेलोसिटी v/2 होगी, इसकी वेलोसिटी 0 होगी। अब इसके बाद कुछ मोशन होगा, कैसा मोशन होगा उसको तो मैं बाद में पता करूंगा, लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ M3 क्या होगा, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस क्या होगा, या मैक्सिमम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग क्या होगा। तो क्योंकि आपसे एनर्जी के बारे में पूछा है तो हम लोग इसका एनर्जी इक्वेशन लिखते हैं और लिख सकते हैं, क्योंकि इम्पैक्ट होने के बाद अब ये जो सिस्टम बना है ये तो बिल्कुल कंजर्वेटिव सिस्टम है ना, इसमें तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। ध्यान रखिए शुरुआत में और इसमें टोटल एनर्जी कांस्टेंट नहीं है। शुरुआत में यहाँ पर टोटल एनर्जी कितना था, हाफ mv², और देखिए जब इम्पैक्ट हो गया तो एनर्जी कितना है, हाफ इंटू 2m इंटू v/2 होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा mv²/4, और ये एनर्जी तो डिक्रीज करना ही है क्योंकि यहाँ पर इन इलास्टिक इम्पैक्ट हुआ ना, इन इलास्टिक इम्पैक्ट में एनर्जी तो डिक्रीज होती ही है। लेकिन एक बार जब ये एनर्जी डिक्रीज होकर के mv²/4 हो गया तो उसके बाद तो कोई इम्पैक्ट झटका वटका लग नहीं रहा है इस सिस्टम में, यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम mv²/4 ही रहेगा। और ये दोनों मास जो अभी चिपके हुए हैं, मान लेते हैं कि ये v2 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं किसी टाइम इंस्टेंट पे, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ इंटू 2m इंटू v2² प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस M3 कितना हो जाएगा, हाफ इंटू m इंटू v3², और सब m है। मैंने नाम जो M1 M2 दिया था सिर्फ इसलिए दिया था ताकि वो आइडेंटिफाई हो जाए कि तीनों अलग अलग मासेज हैं, लेकिन तीनों का मास का मैग्नीट्यूड सेम है। प्लस इसमें कर दीजिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, वो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू k डेल्टा x होल स्क्वायर कर दीजिए। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mv²/4। तो ये तो सिंपल एनर्जी इक्वेशन आ गया कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट एनी टाइम इंस्टेंट, जिस टाइम इंस्टेंट पे मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी v2 है, इसकी वेलोसिटी v3 है, टोटल एनर्जी कितना होगा, इस इनिशियल एनर्जी mv²/4 के बराबर होगा। mv²/4 कहाँ से आया, देखिए इनिशियली जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट ये 2m मास जो है वो v/2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसकी एनर्जी आ गई mv²/4। तो ये तो हुआ एनर्जी इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं मोमेंटम इक्वेशन, वो ये लिख सकते हैं कि जो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है वो कितना है, mv, दिस इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एट एनी टाइम इंस्टेंट, क्योंकि पूरे सिस्टम में कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो लग नहीं रहा है, तो आप किसी भी टाइम इंस्टेंट पे 2m इंटू v2 प्लस m इंटू v3 दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू v। इन इलास्टिक कोलिजन हो तो भी मोमेंटम तो कंजर्व रहता ही है। इस वाले इक्वेशन को थोड़ा सा और अगर आप सिंप्लीफाई कर दें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, v2 इज इक्वल टू v माइनस v3/2। अब क्वेश्चन में आपसे क्या क्या पूछा था, पूछा ये था कि इस M3 का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगा, आप इस पहले इक्वेशन से देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज टू मासेज, एक अभी 2m है और एक m मास का है, उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। नेचुरल सी बात है ना, क्योंकि सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। ये mv²/4 है, इसी का बंटवारा होना है पोटेंशियल और काइनेटिक के बीच में। मैं पूछ रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ M3 मैक्सिमम कब होगा, तो जब मैक्सिमम होगा तो ये वाला जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग है उसको 0 होना पड़ेगा। कॉमन सेंस से लग रहा है, तो उस केस में आप क्या करिए, इस टर्म को 0 कर दीजिए। इस टर्म को 0 करेंगे तो आपको v2, v3 और v में 2 इक्वेशन आ गया। पहला इक्वेशन ऊपर वाला, दूसरा इक्वेशन नीचे वाला, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए तो आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ M3 क्या होगा वो मिल जाएगा। इस चीज़ को मैं दूसरे तरीके से भी समझाता हूँ कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ M3 पे इस टर्म को क्यों 0 होना पड़ेगा। किसी भी मास की अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है, वेलोसिटी मैक्सिमम है इसका मतलब क्या है कि उसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन रहा है तो वेलोसिटी अपने पीक पे है, या सिर्फ मैक्सिमम की बात नहीं, मान लेते हैं कि वेलोसिटी मिनिमम भी है। तो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो तो वीटी ग्राफ जब बनेगा तो मैक्सिमम पे और मिनिमम पे दोनों पे क्या होगा, टेंजेंट फ्लैट होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, यानी कि एक्सेलरेशन वहाँ पर 0 होना है। वेलोसिटी मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, वेलोसिटी मिनिमम है तो भी एक्सेलरेशन 0 होगा। अब ये एक्सेलरेशन आएगा कहाँ से इस सिस्टम में, एक्सेलरेशन तो आता है स्प्रिंग फोर्स से, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स के अलावा तो और कोई फोर्स यहाँ पर है ही नहीं।
तो एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स जीरो है। स्प्रिंग फोर्स जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा एक्स जीरो है, क्योंकि अगर डेल्टा एक्स कुछ भी फाइनाइट नॉन जीरो हो जाएगा, डेल्टा एक्स या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कंप्रेशन हो या एलोंगेशन हो, कुछ भी होगा तो स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा। स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा तो ए तो जीरो होगा नहीं। तो जब भी वेलोसिटी मैक्सिमम हो या मिनिमम हो किसी भी मास की, इस तरह के स्प्रिंग मास सिस्टम में, तो स्प्रिंग फोर्स को जीरो होना पड़ेगा। स्प्रिंग फोर्स को जीरो होने का मतलब हो गया कि डेल्टा एक्स जीरो होगा। तो इस टर्म को भैया आप जीरो कर दीजिए। जब आपने इस टर्म को जीरो कर दिया तो आपको दो इक्वेशन मिल जाएगा, V2 V3 और V में पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन तो ये है ही। इन दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करिएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं V2 V3 स्क्वायर है, तो आपको दो रूट्स आएंगे। V3 की दो वैल्यू आएगी, एक तो आएगी 0, दूसरी आएगी 2v/3। ऑब्वियसली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे तो वेलोसिटी को मैक्सिमम होना है, तो यही होगा। ये 0 क्या दिखा रहा है, ये 0 आपको इनिशियल कंडीशन दिखा रहा है। जब जस्ट इम्पैक्ट हुआ था उस टाइम पे वेलोसिटी क्या थी, इसकी 0 थी ना, और उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी इसकी मिनिमम थी, तो ये मिनिमम वाला केस दिखा रहा है। ये जो 0 है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए V3 की वेलोसिटी 2v/3 होगी। इस वेलोसिटी पे इस M3 की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ये हो गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस M3। इसी में आपसे पूछा है कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ M2 क्या होगा। जब इस M3 मास के पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगी तो इस M2 और M1 का जो कॉम्बिनेशन है उसके पास मिनिमम वेलोसिटी होगी। वो होना ही है ना, क्यों होना है, सोचिए, बहुत सिंपल लॉजिक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये बता रहा है कि 2mv2 प्लस mv3 इक्वल टू mv, ये mv कांस्टेंट है। तो जब ये वाला थर्ड मास जो है इसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई तो इस 2m के पास तो मिनिमम वेलोसिटी आना ही है, नेचुरली आना है। v3 की मैक्सिमम वेलोसिटी है 2v/3, तो उस केस के लिए v2 की जो वेलोसिटी होगी वो मिनिमम होगी और उसकी वैल्यू हो जाएगी v/6। तो ये v/6 क्या हो गया, ये हो गया मिनिमम वेलोसिटी ऑफ, यहाँ पे दो मास कनेक्टेड है ना, पहला और दूसरा, ये दोनों कनेक्टेड हैं, तो उन दोनों की मिनिमम वेलोसिटी v/6 हो गई। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, m2 का हाफ इंटू m कर दीजिए v/6 होल स्क्वायर। क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ रखा है कि जो स्प्रिंग है इसका मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, या शायद ये पूछा है कि स्प्रिंग का मैक्सिमम कॉम्प्रेशन क्या होगा। तो मैक्सिमम कॉम्प्रेशन वाले केस में क्या होगा, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन वाले केस में ये दोनों मास तो सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे ना। बिल्कुल सही बात है, ये तो आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन में देखा होगा कि ये दोनों सेम वेलोसिटी कुछ v प्राइम से मूव करेंगे, तभी तो ये जो कॉम्प्रेशन है मैक्सिमम होगा। नहीं तो मान लीजिए कि ये वाला जो है वो 10 की स्पीड से जा रहा है, ये बेचारा 8 की स्पीड से है। इसका मतलब क्या है कि स्प्रिंग अभी और दबेगा मतलब कॉम्प्रेशन अभी और होगा। कॉमन सेंस कहता है। या आप इसका उल्टा ले लीजिए कि ये वाला 10 की स्पीड से जा रहा है और ये वाला 8 की स्पीड से जा रहा है, तो क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइम इंस्टेंट से थोड़े से पहले टाइम इंस्टेंट पे स्प्रिंग जो है वो क्या था, और ज़्यादा कंप्रेस था, तभी तो ये अभी एक्सपैंड कर रहा है ना। तो कॉमन सेंस से आप कह सकते हैं कि इस स्प्रिंग का कंप्रेशन मैक्सिमम तब होगा जब ये दोनों मास, ये 2m वाला और ये m वाला, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। अब सेम वेलोसिटी कितनी होगी जिससे मूव करेंगे, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम mv है, तो इस केस में सेम वेलोसिटी क्या आ जाएगी, v/3 हो जाएगी। इसकी भी v/3 होगी। तो जब दोनों की वेलोसिटी v/3 मालूम हो गई तो v2 में v/3 और यहाँ पर v/3 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो एनर्जी इक्वेशन से आप डेल्टा x फाइंड कर सकते हैं और इसकी वैल्यू मैक्सिमम कॉम्प्रेशन की होगी डेल्टा x इज इक्वल टू √m/6 के v। तो ये तो इस क्वेश्चन का 3 पार्ट हो गया जो रिलेटिवली आसान था, सिंपल, आपको एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन से सॉल्व हो जाता है। अगला जो पार्ट है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि ये जो m1 मास था वो इससे इन इलास्टिक इम्पैक्ट करता है, लेकिन इन तीनों मास का कुछ ऐसा मोशन होगा कि ये जो m1 इधर से आया है थोड़ी देर के बाद इस m2 को ये छोड़ देगा। कितने टाइम के बाद छोड़ेगा वही आपसे पूछा है, और छोड़ने के बाद इस m1 की क्या फाइनल वेलोसिटी होगी वो भी आपसे पूछा है। तो उस मोशन को एनालाइज करने के लिए जब भी आपको टाइम वगैरह फाइंड करना हो ना, तो देखिए टाइम वगैरह कहाँ से आता है, डायनेमिक्स से आता है। तो आपको वो mx डॉट इज इक्वल टू f न्यूटन सेकेंड लॉ या उस सब की दुनिया में जाना ही पड़ेगा। सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज़ करके आप टाइम वगैरह फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो आपको फाइंड करना है कि ये जो m1 मास है इस m2 मास से इन इलास्टिक इम्पैक्ट करता है
इम्पैक्ट करने के कितनी देर बाद ये इस m2 मास को छोड़ देता है और छोड़ने के बाद इस m1 की क्या फाइनल वेलोसिटी होती है। ये सब एनालाइज करने के लिए आप वही मेथड लगाइए जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाइए। इस केस में क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है। इस केस में सेंटर ऑफ मास की क्या वेलोसिटी होगी? v/3 हो जाएगी, क्योंकि देखिए ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बाकी दोनों स्टेशनरी है। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो थ्रू आउट द मोशन v/3 वेलोसिटी से ही मूव करता रहेगा। अगर आप इन तीनों मास को एक सिस्टम मानते हैं तो इसमें कोई सूडो फोर्स का झंझट नहीं आएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इनर्शियल फ्रेम है, एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। तो देखिए अब क्या होगा, जैसे ही इम्पैक्ट हुआ इसकी वेलोसिटी v/2 हो गई, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई इम्पैक्ट के जस्ट बाद। अब इसी चीज़ को अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एनालाइज करें तो कैसा दिखेगा? सेंटर ऑफ मास फ्रेम की क्या वेलोसिटी है? v/3 वेलोसिटी है। उस वेलोसिटी से ये टुवर्ड्स राइट जा रहा है। तो इस 2m की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या हो जाएगा? v/2 माइनस v/3, यानी कि इस 2m की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v/6। कहाँ से आई? v/2 माइनस v/3, दिस इज इक्वल टू आप करिएगा तो v/6 आ जाएगा। जो ये वाला डायग्राम है ना, थर्ड डायग्राम, ये किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से है? ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। मान लीजिए कि ये सब कुछ एक ट्रक में हो रहा है और इस केस में ये ट्रक v/3 कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काम कर रहे हैं। अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखिए क्या फायदा होता है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेंटर ऑफ मास तो स्टेशनरी है, और इस केस में सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? मिडिल पॉइंट पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2m मास है, यहाँ पर m मास है। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो हेवियर बॉडी के नज़दीक होता है, तो वो यहाँ पर हो जाएगा। कितने डिस्टेंस पे? ये डिस्टेंस होगा l/3 और ये हो जाएगा 2l/3। ये तो सबको पता है ना, एक 2m मास इधर है और इधर m मास है, तो जो सेंटर ऑफ मास है वो 2m मास के नज़दीक होगा और l/3 डिस्टेंस पे होगा। और ये जो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है फिक्स रहेगा। अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो हर पॉइंट फिक्स रहता है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर फिक्स है, यानी कि आपने स्प्रिंग के बीचों बीच वहाँ पर कील ठोक दी है। कील ठोक दी है और इधर का लेंथ हो गया है l/3, इधर का लेंथ है 2l/3। तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इधर जो स्प्रिंग बचा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा 3k, और इधर जो स्प्रिंग बचा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा 3k/2। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो 2/3 का इन्वर्स कर दीजिए। अब देखिए इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या हो रहा है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपने कील ठोक दी है, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक दीवार है, इस दीवार में आपने 3k स्प्रिंग कांस्टेंट का एक स्प्रिंग लगा दिया है, यहाँ पर 2m मास का एक मास है और v/6 स्पीड से ये स्प्रिंग को पुश कर रहा है। तो क्या होगा? ये दीवार और ये मास जो है वो SHM करेंगे, सिंपल। उसी तरह इधर वाला जो पोर्शन है ये भी SHM करेगा। इधर वाले पोर्शन का ओमेगा क्या होगा? ओमेगा इज इक्वल टू हो जाता है ना √k/m। तो देखिए क्या हो जाएगा? 3k/2m इधर वाले का, और इधर वाले का भी देखिए एग्जैक्टली वही होगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 3k/2m, वो होना ही है। ये जो दोनों मास है ना, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में SHM कर रहे हैं। कितनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से? √3k/2m से। अब ये जो फ्रीक्वेंसी वगैरह है ये क्या हमेशा के लिए इतनी ही रहेगी? ये नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन में यही पेच है। देखिए इस क्वेश्चन में होगा क्या, अभी हम लोग सब कुछ को COM फ्रेम से ही एनालाइज कर रहे हैं। ये जो दोनों मास है ये है तो अलग अलग दो मास, मैंने एक साथ बना दिया है। अब ये v/6 स्पीड से जा रहा है, ठीक है, ये चला ये मास कहाँ तक जाएगा? इस मोमेंटम के कारण जहाँ तक ये इस स्प्रिंग को कॉम्प्रेस कर सकता है वहाँ तक जाएगा। इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा? इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सिंपल सा जो होता है ना कि आपने एक दीवार है, एक स्प्रिंग है, एक मास को v/6 स्पीड से स्प्रिंग की तरफ पुश किया है, तो क्या होगा? ये मास जो है वो स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करेगा करते करते किसी एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक कॉम्प्रेस करेगा, ठीक है, ये तो सबको पता है। फिर उसके बाद इस मास को लौटना भी होगा, बिल्कुल लौटना होगा। तो जब ये दोनों मास इधर जा रहा है, यानी कि स्प्रिंग को कॉम्प्रेस कर रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगाएगा? इधर लगाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट लगाएगा, बिल्कुल सही बात है। ये दोनों मास जो है वो यहाँ से स्टार्ट किया, v/6 स्पीड से जा रहा है। जाते जाते ये मैक्सिमम किसी पॉइंट तक कॉम्प्रेस करेगा। स्प्रिंग जो है वो इसको इधर टुवर्ड्स लेफ्ट फोर्स लगाता रहेगा कि मत आओ मेरी तरफ, मत आओ मेरी तरफ। लेकिन ये लोग कहाँ मानने वाले हैं? अपने मोमेंटम के कारण इसको पुश करते रहेंगे। करते करते ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक आएगा। उसके बाद फिर स्प्रिंग इनको वापस पुश करेगा। तो इसके बाद ये लोग यहाँ से वापस आना स्टार्ट करेंगे, वापस यहाँ तक आ जाएंगे। जब ये वापस यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर क्या हुआ? स्प्रिंग जो है वो अपने नेचुरल पोजिशन पर आ गया है, ठीक है, यहाँ पर। इसके बाद भी मोमेंटम के कारण तो ये दोनों टुवर्ड्स लेफ्ट जाते रहेंगे। टुवर्ड्स लेफ्ट जब जाएंगे तो ये वाला स्प्रिंग क्या है? एलोंगेट होने लगेगा,
सिंपल सा देखिए ना, ये इनिशियली सब कुछ नेचुरल लेंथ पे था, यहाँ से ये दोनों मास अंदर गया तो कॉम्प्रेस हुआ, फिर वापस यहाँ से आया तो यहाँ पर आकर के अपने नेचुरल पोजीशन पे आ गया। इसके लेफ्ट में जब ये दोनों मास आने लगेगा तो क्या होगा, इसके लेफ्ट में जब आएगा तो इस स्प्रिंग का एलोंगेशन हो रहा है, यानी कि फोर्स लगेगा टुवर्ड्स राइट, स्प्रिंग फोर्स टुवर्ड्स राइट लगेगा। अब ये स्प्रिंग फोर्स तो इस M2 पे लग रहा है, क्या इस M1 पे कोई फोर्स लगेगा? इस M1 पे नहीं लगेगा, क्योंकि M1 और M2 के बीच में क्या है, कांटेक्ट फोर्स होना है। अब ये जो M2 है, जब तक ये दोनों मिलकर के साथ धक्का दे रहे थे तब तक तो साथ थे। अब क्या होगा, इस M2 को, अब क्या हो रहा है यहाँ से देखिए, इसको अब स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे लग रहा है, इसको बोल रहा है कि बेटा तुम वापस आओ, मेरी तरफ आओ। तो ये तो M2 इस M1 का साथ छोड़ करके वापस इधर आने लगेगा, और ये जो M1 है जिस स्पीड से यहाँ पर आया था वो स्पीड v/6 होगा COM फ्रेम में, उसी स्पीड से ये पीछे जाता रहेगा। तो इसकी स्पीड v/6 ही रहेगी M1 की, और उसी स्पीड से ये पीछे जाता रहेगा। इस M2 की स्पीड डिक्रीज होने लगेगी। सब कुछ अभी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हो रहा है, आगे मैं इसको दूसरे फ्रेम में चेंज कर दूंगा। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देखिए क्या हुआ, ये यहाँ से ऐसे गया, फिर ये वापस आया। नेचुरल लेंथ में आने तक तो दोनों M1 M2 साथ थे। नेचुरल लेंथ से जैसे ही ये इधर टुवर्ड्स लेफ्ट आने लगता है, स्प्रिंग का एलोंगेशन हुआ। स्प्रिंग का एलोंगेशन हुआ यानी कि स्प्रिंग फोर्स टुवर्ड्स राइट लगा। तो स्प्रिंग फोर्स तो सिर्फ इस M2 पे लगेगा, स्प्रिंग तो सेकेंड मास से ही अटैच है ना। M1 वाला तो बस उधर से आकर के इससे चिपक गया था। अब जब स्प्रिंग फोर्स M2 पे लगेगा तो M2 की तो वेलोसिटी घटेगी, लेकिन M1 की घटेगी नहीं। तो M1 जो है वो v/6 स्पीड से टुवर्ड्स लेफ्ट जाता रहेगा, M2 की जो स्पीड है वो घटने लगेगी, लेफ्ट डायरेक्शन में v/6 से घट करके v/10 v/12 हो जाएगी, यानी कि M1 और M2 का साथ छूट जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्योर इसमें फिजिक्स है, कोई ज़्यादा मैथ्स का फंडा नहीं है कि ये प्योरली इन इलास्टिक कोलिजन था, लेकिन फिर भी आधे साइकिल के बाद इन दोनों का साथ छूट जाता है। क्यों छूटता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस कारण से छूटा क्योंकि जो स्प्रिंग है वो सिर्फ M2 के साथ अटैच्ड है, M1 के साथ नहीं है। M1 पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे M1 M2 दोनों v/6 वेलोसिटी से थे। M1 जो है वो v/6 वेलोसिटी से टुवर्ड्स लेफ्ट चला जाएगा, M2 जो है वो उसकी वेलोसिटी लेफ्ट डायरेक्शन में घटने लगेगी। अब ये सब चीज़ कब होगा, पहले तो ये लोग ऐसे गए, फिर ये वापस लौट करके आए तो हुआ। तो यहाँ से यहाँ जाने और वापस यहाँ आने में टोटल कितना टाइम लगेगा, ये क्या है, इस SHM का आधा साइकिल हुआ ना। ये वाला चीज़ जो है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए v/6 मैक्सिमम स्पीड है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक एम्पलीट्यूड तक गया, फिर वापस एम्पलीट्यूड से इक्विलिब्रियम पोजीशन आया। ये तो टाइम पीरियड T का आधा टाइम हुआ, T/2 हुआ। अब इसका ओमेगा हमने क्या फाइंड किया था, √3k/2m, और T क्या होता है 2π/ω। तो कितने टाइम के बाद दोनों मास सेपरेट करेंगे, कैपिटल T/2 टाइम के बाद। कैपिटल T क्या है 2π/ω इंटू 2 कर दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा π/ω। ओमेगा हमने कुछ फाइंड कर लिया था, ओमेगा कितना था, ओमेगा था √3k/2m, यानी कि आंसर हो जाएगा π√2m/3k। इतने टाइम के बाद ये जो पहला मास है वो दूसरे मास से सेपरेट कर जाएगा। और क्वेश्चन में ये भी पूछा था कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ M1 क्या होगा, तो यहाँ से निकला है कितनी वेलोसिटी से, v/6 वेलोसिटी से। लेकिन ये किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये v/3 वेलोसिटी से टुवर्ड्स राइट जा रहा है। तो M1 की वेलोसिटी उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं v1। तो v1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v/3 टुवर्ड्स राइट माइनस v/6। तो इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा v/6 टुवर्ड्स राइट। v/3 सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, और ये जो v/6 है वो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है। तो जो हम लोग ग्राउंड फ्रेम से इस M1 की वेलोसिटी देखेंगे तो क्या हो जाएगा v/3, और ये लेफ्ट है तो इसको माइनस लिख दिया, v/3 माइनस v/6, ये आ जाएगा v/6। यानी कि ये जो M1 मास है वो ग्राउंड से देखने में इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी v/6 टुवर्ड्स राइट। अब क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है कि ठीक है M1 जो है वो तो v/6 वेलोसिटी से टुवर्ड्स राइट जा रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये M1 दोबारा फिर जा कर के इस M2 और M3 से फिर टकरा जाए, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। मैं बताता हूँ क्यों नहीं हो सकता है। M1 जो है वो v/6 वेलोसिटी से टुवर्ड्स राइट जा रहा है ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो M2 और M3 ये दोनों क्या करेगा उस टाइम में, इन दोनों का जो अगर सिस्टम हम लोग बनाते हैं, ये M2
और ये m3। इसकी वेलोसिटी तो हमने v/6 m1 की निकाल ली है, अलग हो गई। m2 और m3 अगर इन दोनों को हम लोग एक सिस्टम मानकर काम करें तो इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की क्या वेलोसिटी होगी? बहुत सिंपल है, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम लोग सभी जानते हैं कि इनिशियल मोमेंटम क्या था, mv था। अब इसके पास आ गया है mv/6, तो जो बचा हुआ है दोनों 2m, उसकी जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, इससे हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये किसका सेंटर ऑफ मास का है? सिर्फ दो, इस m2 और इस m3, इन दोनों को सिस्टम मानते हुए जो सिस्टम बना उसका सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 5mv/6/2, यानी कि ये हो जाएगा 5v/12। अब ये देखिए, ये जो 5v/12 है वो इस v/6 से बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो फाइनली क्या होगा, ये जो m1 है ये बेचारा v/6 स्पीड से मूव करता रहेगा, कांस्टेंट स्पीड से। ये दोनों जो m2 और m3 हैं, ये दोनों, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास जो है वो 5v/12 उस कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा, और ये दोनों मास जो है अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट SHM करते रहेंगे। इसका अगर आपको वेलोसिटी पोजीशन फाइंड करना है तो जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया था उस मेथड से भी कर सकते हैं। इस SHM की ओमेगा क्या हो जाएगी? √2k/m, क्योंकि देखिए सेंटर ऑफ मास अब बीच में आ जाएगा, क्योंकि ये जो m1 है ये सेपरेट हो गया, ये सेपरेट हो गया तो ये वाला मास और ये वाला मास दोनों इक्वल हो गया, तो सेंटर ऑफ मास बीचों बीच हो गया, यानी कि स्प्रिंग आधा हो गया तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो गया, 2k हो गया। तो ओमेगा को हम लोग √2k/m लिख सकते हैं। तो फाइनल मोशन ऑफ दिस होल सिस्टम यही होगा कि ये m1 v/6 स्पीड से टुवर्ड्स राइट मूव करता रहेगा। ये दोनों जो मास हैं ये आपस में SHM करते रहेंगे अपने सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और वो सेंटर ऑफ मास जो है वो 5v/12 वेलोसिटी से टुवर्ड्स राइट जाता रहेगा। और ये देख लीजिएगा कि ये v/6 जो है वो इस 5v/12 से बहुत छोटा है, इसलिए ये कभी नहीं होगा कि ये जो मास m1 है, पहला मास, वो दोबारा इनसे आकर टकराए, ये बिल्कुल नहीं होगा। भले SHM करते हुए ये वाला जो मास है कभी होगा कि ये टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है, लेकिन फिर भी ये वाला जो 5v/12 है ना, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, वो डोमिनेट करेगा। ग्राउंड से जब हम लोग देखेंगे तो इस m की टोटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये 5v/12 प्लस SHM के कारण कुछ नेगेटिव भी होगा, तो वो जो नेगेटिव होगा वो इस 5v/12 को डोमिनेट नहीं कर पाएगा। तो ये m1 जो है वो पीछे ही रहेगा, ये दोनों जो है वो आगे निकल जाएगा।